नमस्कार दोस्तों, मैं विजय गुर्जर आप सभी का स्वागत करता हूं द न्यूज़ हब के साथ। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कल बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं सावरकर की। कुछ लोग उन्हें कहते हैं कि वो क्रांतिकारी थे, उन्होंने जो आज़ादी का रास्ता अपनाया था वो बिल्कुल गलत था। वो अंग्रेज़ों के गुलाम थे। वो अंग्रेज़ों के जो अंग्रेज़ों ने बोलते थे करने के लिए वो करते थे, अपना वो कुछ भी नहीं करते थे। और उन्होंने सज़ा को अपनी कम कराने के लिए अंग्रेज़ों का गुलामी करनी प्रारंभ कर दी थी, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि जब वो सावरकर का नाम लेते हैं, सावरकर के बारे में पढ़ते हैं, तो सावरकर का नाम पढ़ते ही एक तेज, एक प्रताप और एक वीरता की भावना उनमें जागृत होती है। तो आखिर कौन थे सावरकर, आज जानें उनके बारे में। वो वीर थे या माफी वीर, इस बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, सावरकर उनका पूरा नाम था वीर दामोदर दास सावरकर। वीर बाद में लगा, पहले उनका नाम था दामोदर दास सावरकर। उनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनके बड़े भाई का नाम गणेश सावरकर था। दोस्तों, सावरकर का जन्म मई 1883 में हुआ था। आपको यहाँ मैं बताता चलूँ, सावरकर के बाद में ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी आए थे। उनके पहले सावरकर आ चुके थे और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह ये आदि भी सावरकर को फॉलो करते थे। सावरकर आखिर थे कौन? सावरकर का जन्म हुआ 1883 महाराष्ट्र में और सावरकर यहाँ से आगे बढ़े। सावरकर को अभी कोई जानता नहीं था। सावरकर कितने बड़े क्रांतिकारी बनेंगे इसका अभी किसी को कोई अंदाज़ा उनके परिवार में भी नहीं था। सावरकर बचपन से ही मेधावी और राष्ट्रवादी बताए जाते हैं। सावरकर एक बात की एक घटना है जहाँ सावरकर ने अंग्रेज़ों के एक स्कूल में, एक कॉलेज में वहाँ की सारी किताबों को जला दिया था और अपना विद्रोह प्रकट किया था। यहाँ से सावरकर अभी कोई जानता नहीं था। बात आती है 1904 की, जहाँ पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है और डिमांड फॉर स्वराज की मांग उठती है और कांग्रेस जो है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, एक नरम दल और एक गरम दल। अब नरम दल के जो नेता कांग्रेस की तरफ से वो थे गोपाल कृष्ण गोखले और जो गरम दल के नेता चुने गए वो थे लाल बाल पाल। अब सावरकर क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट थे, क्रांतिकारी थे और गांधीवादी विचारधारा से कतई भी सहमत नहीं थे, तो उन्होंने गरम दल को ज्वाइन कर लिया। अब इसके बाद भी सावरकर को कोई ज़्यादा अधिक जानता नहीं था। अभी भी सावरकर को ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। अब सावरकर यहाँ से चले गए इंग्लैंड और वहाँ पर लंदन में जाकर के उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी और वहाँ पर ही फ्री इंडिया मूवमेंट को जारी किया। अब सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की, जिसमें उनके बड़े भाई गणेश सावरकर भी सहभागी थे और एक उनके सदस्य थे अभिनव भारत के, उनका नाम था मदन लाल धिंगरा। मदन लाल धिंगरा के कौन थे और कैसे उनके कारण वीर सावरकर जी को अपनी सज़ा काला पानी की काटनी पड़ी, आगे बताएंगे। इससे पहले आपको बात बता देते हैं कि वीर सावरकर आखिर सुर्खियों में कैसे आए। दरअसल सावरकर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 1909 में आई थी। इस बुक में बताया गया था 1857 की क्रांति के बारे में। लोगों को बताया गया था कि आप विद्रोह कर चुके हैं, पहला क्रांति लड़ी जा चुकी है अंग्रेजों के खिलाफ, अब हमें इसे जारी रखना है, हम यहाँ से अंग्रेजों को भगा सकते हैं। एक आलोक, एक जागृत की भावना वीर सावरकर ने लोगों के बीच में इस पुस्तक के माध्यम से फूंकने का भरसक प्रयास किया। हालांकि इस पुस्तक को इतना आसान नहीं था लोगों के पास पहुंचाना, जिसके लिए वीर सावरकर जी ने जो ये पुस्तक थी इसको मैडम भिकाजी कामा के थ्रू लॉन्च कराया और इस पुस्तक का पहला प्रकाशन, जो पहला प्रिंटिंग हुई वो नीदरलैंड में हुई। इसके बाद इस पुस्तक को हर एक भारतीय तक पहुंचाया गया और इस पुस्तक को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया कि इस पुस्तक के जो बाहर का जो पृष्ठ होता है, जो गत्ता होता है, उस पर कुछ भी ऐसा लिखा नहीं था कि इसमें इस बुक के अंदर आखिर है क्या, इस बुक में ऐसा है क्या,
जिससे कि अंग्रेजों को पता न चले कि इस बुक में एक क्रांतिकारी विचारधारा लिखी हुई है। उस पुस्तक के बाहर का जो पृष्ठ था वो बिल्कुल भी जो पुस्तक के अंदर की जो कहानी थी उससे मेल नहीं खाता था। इस प्रकार से उस पुस्तक को डिजाइन किया गया था। अब यहाँ से जो मैडम भीकाजी कामा थी उन्होंने इस पुस्तक को हर भारतीय तक पहुँचाने का कार्य किया। लेकिन धीरे 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 जो अंग्रेज़ी सरकार थी, अंग्रेज़ी हुकूमत थी, उसको आखिरकार पता चल गया और जो वीर सावरकर जी थे उन पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस अंग्रेज़ी हुकूमत ने लगा दिए। अब जो मदन लाल धिंगरा थे अभिनव भारत के सदस्य, उन्होंने नासिक के जैक्सन कलेक्टर थे उनको गोली मार दी, जिसका आरोप लगा वीर सावरकर जी पर। और वीर सावरकर जी को अब लंदन से लाया गया शिप के माध्यम से इंडिया। अब शिप के माध्यम से इंडिया लाया गया। सावरकर जी ने सोचा कि अगर मैं इनके यहाँ पकड़ा जाता हूँ तो ये सुनिश्चित है कि ये मुझे कहीं ऐसी जेल में डाल देंगे जिससे कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, अपने आंदोलन को, अपनी विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा पाऊँगा और जो मेरा लक्ष्य है वो बीच में ही अधूरा रह जाएगा। जिसके चलते इन्होंने शिप से छलांग लगा दी और समुद्र में कूद गए। बट अनफॉर्चुनेटली अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हें पकड़ लिया और कोर्ट में पेश कर दिया। आप कह सकते हैं कि ये जो किताब इन्होंने लिखी थी 1757 की क्रांति के ऊपर, आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुई, जिससे कि जो आज़ादी में बहुत सहायता मिली। क्योंकि जो क्रांतिकारी वीर सावरकर जी के बाद आए वो थे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद भगत सिंह। इन्होंने भी इस पुस्तक को पढ़ा और पूर्ण रूप से समर्थन किया। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो आज़ाद भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, इस पुस्तक से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और आप जानती हैं कि जो ये क्रांतिकारी थे ये भी वीर सावरकर की तरह ही गांधीवादी विचारधारा से बहुत अलग अपने विचार रखते थे। अब ये पुस्तक आती है और जैसे कि इन अंग्रेज़ी हुकूमत को पता चल ही गया था कि इस पुस्तक के बारे में, तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने क्या किया कि उस कलेक्टर की मृत्यु के चलते उस कलेक्टर को मदन लाल धिंगरा ने शॉट कर दिया था। तो उसके आरोप में इन्हें पकड़ लिया गया और अंडमान सेल्यूलर जेल में काला पानी की सज़ा इन्हें सुना दी गई। 50 साल की सज़ा थी, इन्हें उस जेल में डाल दिया गया। उस समय ये बताया जाता है कि अगर किसी को जीते जी मृत्यु क्या होती है, जीते जी पाताल लोक क्या होता है, तो अगर किसी को देखना होता था तो सेल्यूलर जेल को दिखाया जाता था। ऐसी थी सेल्यूलर जेल। जिसके चलते अब सावरकर जी को ख्याल आया कि अगर मैं यहीं पर बंद रहा तो मैं अपनी क्रांतिकारी विचारधारा को आगे कतई नहीं बढ़ा पाऊँगा और जो लक्ष्य है वो बीच में ही अधूरा रह जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, एक मर्सी पिटीशन दाखिल की 1911 में, 1913 में और 1917 में। तीनों को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन एक पिटीशन इनकी जो थी उसको फाइनली अप्रूव किया गया और इन्हें छोड़ दिया गया 10 साल के अंतराल के बाद। दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अब यहाँ से दरअसल ये किताब इस तरह से इनकी पॉपुलर हुई, पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में ही पॉपुलर हुई, क्योंकि ये किताब कुछ इसी तरह से थी जैसे कि हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्तियाँ याद दिलाई गई थी। ये भी इस किताब के माध्यम से भारतीयों को याद दिलाना चाहते थे कि आप विद्रोह कर चुके हैं, अब पीछे मत हटिए और आगे बढ़ते रहिए। दरअसल 1757 में जब रॉबर्ट क्लाइव प्लासी का युद्ध जीत करके आए थे तो बंगाल के लोगों ने उन्हें फूल माला पहनाई थी, उनका स्वागत किया था। तब अंग्रेजों ने कहा था कि अगर उस समय भारतीय फूल माला की जगह उन्हें पत्थरों से मारते तो भारत को आज़ादी 1757 में ही मिल गई होती। ऐसा मैं नहीं, ऐसा 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत की आज़ादी के समय रहे क्लाइमेट एटली भी ऐसा मान चुके हैं और उन्होंने कहा है कि अगर आज़ाद हिंद फौज ना होती तो शायद वो भारत छोड़कर नहीं जाते। अब वीर सावरकर जी इतने शौकीन थे पढ़ने के और लिखने के कि वो सेल्यूलर जेल में बंद रहने के बावजूद भी उन्होंने नाखूनों से दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया। वहाँ सेल्यूलर जेल में इस तरह से क्रांतिकारियों के साथ बर्ताव किया जाता था कि उनकी हर भावना को, हर राष्ट्रवादी भावना को तोड़ने का भरसक प्रयास किया जाता था। जूट के कपड़े पहनाए जाते थे और घंटों घंटों तेल कुएं से निकाला जाया करता था।
अब 1937 में हालांकि कुछ लोग इसी चीज़ को कहते हैं जो उन्होंने मर्सी पिटीशन दाखिल की थी कि सावरकर तो माफ़ी वीर थे, उन्होंने जो माफ़ी का उससे अंग्रेज़ों से मांगी थी वो माफ़ी मांगी थी, इसलिए वो माफ़ी वीर कहते हैं। हालांकि वो थी मर्सी पिटीशन जो कि अभी भी आज़ाद भारत में भी वो सब अभी तक चलता आ रहा है। आप मर्सी पिटीशन कहीं पर भी दाखिल कर सकते हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो मर्सी पिटीशन थी, ना कि माफ़ी। और ये युक्ति न सिर्फ वीर सावरकर जी ने अपनाई बल्कि इससे पहले औरंगजेब से बचने के लिए वीर शिवाजी भी इस युक्ति को साम दान दंड भेद की युक्ति को अपना चुके हैं। जितने भी ऐसे क्रांतिकारी होया करते थे उस समय सेल्यूलर जेल में अंग्रेजों ने बंद किया करते थे और वहाँ पर उनकी जो राष्ट्रवादी भावना थी उसे तोड़ने का प्रयास किया जाता था। इसी कड़ी में नाम जुड़ा था वीर सावरकर का और काला पानी की सज़ा 50 साल की उन्हें सुनाई गई थी। अब 1937 में हिंदू महासभा के ये अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो चुका था और इस समय भारत के वायसरॉय रहे लॉर्ड लिमिट्स-गो ने ये घोषणा की कि भारत भी इस युद्ध में शामिल हो रहा है, मतलब इस युद्ध में भारत को भी लड़ना होगा, जिसके खिलाफ कांग्रेस खड़ी हो गई और क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। अब यहाँ पर वीर सावरकर थोड़ा अलग सोचते थे। वीर सावरकर कहते थे कि हमें इस वर्ल्ड वॉर में जाना चाहिए, जबकि गांधी जी मानते थे कि हमें इस वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। इसके पीछे सावरकर का एक तर्क ये था कि अगर हम इस युद्ध में जाएंगे तो हमें अभ्यास होगा, हमें युद्ध लड़ना आएगा और जिसके चलते हमें अंग्रेज़ों से लड़ाई में कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। जबकि इसके खिलाफ कांग्रेस थी और इसके खिलाफ गांधी जी रहे हैं कि वो इस युद्ध में बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे। 1935 में हालांकि गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया भी आ चुका था, जिसके चलते कांग्रेस की सरकार पूरे देश में भारी बहुमत से बनी थी और यही कारण था कि 1939 में कांग्रेस ने भरसक प्रयास किया कि भारत इस वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब 1948 जनवरी में गांधी जी की हत्या हो जाती है और इसके चलते आरोप आता है वीर सावरकर जी पर, जिन्हें फरवरी को शिवाजी पार्क से अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन सबूतों के अभाव में इन्हें छोड़ दिया जाता है। और अब वीर सावरकर जी अपनों के ही इस दुर्व्यवहार के चलते इतना अंदर से टूट जाते हैं कि वो खाना पीना छोड़ देते हैं और 1966 को इनकी मृत्यु हो जाती है और देहांत हो जाता है। आप क्या समझते हैं कि सावरकर जी वीर थे या माफी वीर? उनके इस कार्यकाल में, उनके इस जीवन चक्र में आप क्या समझते हैं? आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।